नए शब्दों का निर्माण किया जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि अगर एक मिनट, नाउ अब देखो कि त्यागी में बताओ क्या चीज है। त्याग प्लस बड़ी ई जो है वो होगा प्रत्यय। ई प्रत्यय है, तो यहाँ पर ये जो इधर लिखा जा रहा है ये प्रत्यय है, और ये बाकी जो है वो शब्द है, धातु रूप है, जिसको कहते हैं कि मूल शब्द, या उसको कहते हैं धातु रूप, मूल शब्द है। तो किसी शब्द के अंत में लगा करके हम इसे बनाते हैं, तो त्यागी हो गया। इसी तरीके से चलाऊ, काम चलाऊ होता है, तो चलाऊ इसमें बताओ। चल प्लस आऊ, क्योंकि जिससे और चीजें बने, जैसे चल से क्या बनेगा, चल इसमें धातु है, तो चलें, तो चल और प्लस ए, इसका मतलब है कि जो मुख्य शब्द है सिर्फ उतना ही छोड़ना है, ज्यादा नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ बस, जैसे पढ़ाकू, हाँ सिर्फ पढ़ छोड़ना है, क्योंकि उसी से पढ़ाई भी बनेगी, पढ़ प्लस आकू। इसी तरीके से पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, हाँ तो पढ़ प्लस आई, ठीक है। तो अब ऐसे ही खिलौना, बोलो। खिल, खिल कुछ नहीं होता, ये खेल से बना है, खेल प्लस होना, क्योंकि फिर खेल से और चीजें भी बन सकती ना, खिल से क्या बनाओगे, ये तो खेल से बना है ना वर्ड। तो जैसे खेलवाड़, तो खेल से ये शब्द बने हैं, उसी को लोगों ने क्या किया, बनाते बनाते खिलौना कर दिया, खिलौना को। तो खिलवाड़, खिलवाड़ है, तो क्या क्या लिखोगे बताओ, खिलवाड़ कर रहे हो, हाँ। तो हमें मूल शब्द ढूंढना भी है उसमें, ऐसे नहीं कि आधा आधा लिख दो, खेल प्लस वाड़, ऐसे करना है। अब जैसे देखो भुलक्कड़, अच्छा बताया है बेटा, क्योंकि भूल से बना ये, जो भूल जाए, भूल प्लस अक्कड़। तो इसी तरीके से सजावट, हाँ सज से बना है, सज प्लस आवट, आवट। तो इसी तरह से सजनी होगा, तो क्या होगा, सज, हाँ प्लस नी, ऐसे हो जाएगा। अब देखो नाउ रट्टू, रट जो मतलब रटने वाला हो, रट से बना है लेकिन ऊ लगेगा, वो ऊ दो टा तो अपने आप ही बन जाएंगे, रट प्लस ऊ। तो जो रटे किसी चीज को उसे कहेंगे रट्टू, जो पढ़े किसी चीज को उसे क्या कहेंगे, पढ़ाकू, है ना। जो इसी तरीके मतलब जो किसी चीज को बहुत ज्यादा करे तो उसे क्या कहेंगे, ये जो झगड़े तो क्या कहेंगे, झगड़ालू, जो जिसका नेचर हो जाए कुछ, तो ये क्या होगा बताओ यहाँ पर, हाँ दैट इज झगड़ प्लस आलू। प्रत्यय का मतलब, अब जैसे ऊ जिसमें लग जाए तो वो उस चीज को खूब कर रहा है ना। तो उस चीज से किसी किसी में आकू लग जाता है, पढ़ाकू, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, जैसे ऐतिहासिक, ठीक है। इसी तरीके से भौगोलिक, इसका मतलब क्या है, ऐतिहासिक का मतलब,
इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास और प्लस इक, प्लस एक इसका मतलब इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक काल। ऐसे भौगोलिक, भूगोल प्लस एक हाँ, तो इस भूगोल से संबंधित, भूगोल, जियोग्राफिकल हाँ, प्लस इक, वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस एक हाँ, साइंटिस्ट वैज्ञानिक तो विज्ञान, विज्ञान से संबंधित, इक का मतलब संबंधित होता है, ओके सर ठीक है। इसी, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक का मतलब क्या होता है तो नहीं ऐसा नहीं आएगा, हाँ, जैसे आ, गणितज्ञ, गणित प्लस अज्ञ हाँ, मतलब गणित का जानने वाला, जो किसी चीज को बहुत जाने तो उसमें अज्ञ लगा देते हैं, तो गणितज्ञ, तो गणितज्ञ हो गया। गणित और प्लस अज्ञ, ऐसे तो गणित को जानने वाला, ऐसा होगा। नाउ पहनावा, पहन प्लस आवा ये ठीक है। पहन और प्लस आवा, क्योंकि पहन से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, तो पहन प्लस आवा। ऐसे तैराक, तैरना प्लस तैर, तैर प्लस आक, तैर एक धातु रूप है। जैसे अगर हम कहते हैं ना गच्छ एक धातु रूप है, जाना है, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें संस्कृत की बनती हैं। गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छाओ गच्छाम, यानी अलग अलग तरीके से। तो वो एक बहुत मूल शब्द जो होता है सिर्फ उसे लिया जाता है, उसके अलावा नहीं लिया जाता है। जैसे चल है ना, चल से क्या है, चलें, चलो, चला, चली, ठीक है, चलूं। तो अगर आपने चलूं लगा दिया तो बिगड़ गई बात, क्योंकि चल से बहुत कुछ बनता है। क्या बनता है चल से, बताओ? चलें, चले चलूं, चलो, ठीक है, इस तरीके से। वो वहां चली, हाँ, चलना। तो चल सिर्फ एक मूल रूप है जिससे सब चीजें बनाए, ठीक है। चलिए, चलवाइए, तो वो जो मूल रूप है वो सिर्फ चल ही है, उसमें बदलाव नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें इसलिए तैर है तो तैराक, तैरिए, तैराइए, है ना, तैर कर जाइए, बना कि नहीं? यस सर तो यही चीज है। तो लेखक से क्या बना? लेख प्लस अब हाँ, ठीक बताया कि लिख, क्योंकि कैसे आपने बताया कि लेखक, लिख प्लस का, लिखिए, लिख, ठीक है, तू लिख। तो जो बहुत मुख्य शब्द है उसी को छोड़ना है। लिखने से तो लेखक बना है, कि लेख से लेखक बना है? वो लिख रहा था तभी तो लेखक बना है। तो ये चीज है, लिखो, लिखिए। तो क्या चीज मुख्य दिख रही है, बताइए? लिख सिर्फ दिख रहा, तो वही चीज हमें सब, हर एक में यही चीज है कि अब ये देखो, लुटेरा, लूट प्लस एरा अच्छा बताया है। लूट, लूट से सब कुछ बना है, लूट से तो बहुत कुछ बन जाएगा। तो हमें वही देखना है कि मरियल, बिल्कुल मरा हुआ सा, मार प्लस ईल हाँ, मर लिखना, मर से सब कुछ बन जाएगा, यल, ठीक है। ऐसे ही डरावना, डर प्लस आना हाँ, डर से बनेगा सब कुछ। तो मूल शब्द के अलावा फालतू की चीज कुछ भी ना लेना, तभी बात बनेगी। कमाऊ, कमा प्लस कम प्लस आउ नहीं, कमा ठीक है, कम से नहीं बात बनेगी, कम से कमाना नहीं होता है। जैसे कमाओ, कमाए, उतना तो लेना पड़ेगा ना।
कमा में जो कम से कम हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल हटा ही दो। कमा तो सब में रहेगा ना, कमाओ कमाएं, वो कमा रहे हैं, तो वो चीज प्रत्यय में रहती है। घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़। घुमक्कड़, घुमक्कड़ आधा का बनेगा पहले, फिर ये ला, तो घुमक्कड़। घूम सही बताया आपने, घूमना, ठीक है, घूमिए, घूमिए। हाँ, और अक्कड़ ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से नाउ भूला, भूल प्लस आ। भूल और प्लस आ, ये सर, हाँ ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब है कि भूला। सुनवाई, सुन प्लस आई। सुन है, और फिर बाकी इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। सुन तो आपने ठीक लिखा, और वाई वैसे ही लिख दो, सुनवाई, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप, हाँ सुन लिया था। हाँ, तो अब जरा देखो कि ये तो हमने आपको बता दिए प्रत्यय के बारे में। अगर हम आपको कहें सामाजिक, तो आप क्या लिखोगे? समाज प्लस एक। हाँ, समाज, क्योंकि समाज से बहुत कुछ बन जाएगा, और अगर थोड़ा भी बिगाड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है। गुस्सैल, गुस्सैल से क्या बनेगा? गुस्सा प्लस एल। सही है, गुस ए मतलब छोटा ए, वही ए। गुस्सैल, तो गुस्सा प्लस एल, हाँ, गुस्सा और प्लस एल, तो एल एल लिखा है, तो गुस्सा प्लस एल गुस्सैल हो जाएगा। ये चीज़ है। तो इस तरीके से सपेरा, सांप प्लस एड़ा। सांप बोलो, सांप सांप वो पाल रहा है इसीलिए तो सपेरा है। अब जैसे लेखक को लिख रहा है तभी तो लेखक है, बोलो, यही चीज तो देखा। दुखिया, दुख प्लस इया। हाँ, सो ठीक है। तो मुखिया भी ऐसे होगा ना, मुख प्लस इया। जैसे यहाँ पर दुखिया का ये दुखी लिख रहा है, क्योंकि वो दुखी है उसलिए दुखिया लिखा गया है, ठीक है। अब देखो भिखारी, भीख प्लस आरी। हाँ, तो भीख प्लस आरी, भीख और प्लस आरी से भिखारी बन गया। अच्छा, बेटियां, सर बेटी प्लस आ, या या। हाँ, बेटी, तो यहाँ पर प्लस यहाँ, बेटियां, तो उससे बेटियां बन गया। ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम लगा सकते हैं। अब जरा हम लोग, ये तो हमने आपको बात बता दी प्रत्यय की, अब हम आते हैं समास पर। तो सर एक मिनट, आप एक चीज बता सकते हैं, जो हमारे ना स्कूल में अलंकार, मतलब जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं, तो वो सब में जो कला पक्ष या शिल्प पक्ष बोलते हैं ना, हाँ तो उसमें से वो उसमें जैसे रूपक अलंकार बोलते हैं। मैंने हाँ, आज तक अलंकार सीखा नहीं अच्छे से, अलंकार हम आपको बता देंगे। रूपक अलंकार क्या होता है? अलंकार हम अगली क्लास में बता देंगे। अभी एग्जाम हो जाए, एक क्लास आपकी हिंदी की ले लेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, सारे अलंकार बता देंगे। तो अभी इनका ये आ रहा है, एक और हिंदी की क्लास ले लेंगे। अब हम अभी समास इनका देख लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके सब पूरा ही हो जाएगा। सबसे पहले देखें, हाँ, समास। चलिए, कि समास क्या चीज होती है? कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। यानी समस्त पद, दो या दो से अधिक
शब्दों के मिलने से बनने वाले नए शब्द को क्या कहेंगे? समास कहते हैं। यानी समस्त पद मिल जुल जाए तो समस्त पद, पूरा पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जैसे गंगा जल, तो गंगा जल दो शब्दों से मिलकर बना है कि गंगा का जल, गंगा का जल है कि नहीं, और प्लस जल, और इसका अर्थ है कि गंगा का जल। इसमें किसी शब्द का, या ये कह सकते हैं कि इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति क्या होती है? ये विभक्तियां हैं। जैसे किसी हम कोई काम कर रहे हैं तो कर्ता ने, ये विभक्ति हुई जो अलग अलग चीजों को जोड़ती है। कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने रावण को तीर से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सीता के लिए अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण में पर, संबंध काकी के अधिकरण में पर, ऐसा। तो ये चीज है, यानी इन विभक्तियों का लोप हो जाए। लोप का मतलब अगर हमने गंगा जल लिख दिया तो क्या गंगा का जल विभक्ति का लोप हो गया क्या समास में? इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। विभक्ति समास में विभक्ति हटा दी जाती, सीधा हम गंगा का जल न बोल के गंगा जल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया कि जहाँ पर का की के है संबंध है, तो संबंध में का था तो गंगा का जल वो हट गया। तो ऐसे ही है, तो राम ने रावण को तीर से सीता के लिए, ठीक है, इस तरीके से मारा। तो कहीं और चीजें भी आ सकती हैं, तो ये हमने यहाँ पर बता दी, ये सब विभक्तियां हैं। अब जरा देखो कि समास का मतलब तो समझ गए, और ये भी हमने जान लिया कि इसमें विभक्ति का लोप होता है। तो समास कितने तरीके के हो जाते हैं? हाँ, तो समास जो है एक संक्षिप्त पद है। क्या है? संक्षिप्त पद है, संक्षिप्त पद है। इसमें विभक्ति का लोप होता है। हाँ, विभक्ति का लोप होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई बहन, तो इसका मतलब क्या है? क्या भाई और बहन? भाई और बहन। तो यहाँ पर आपने देखा और का लोप हो गया, कुछ न कुछ चीज का लोप जरूर हो जाता है। तो समास के हम अलग अलग प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या है कि जहाँ दोनों पद, समास में दो पद होते हैं, यदि दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। भाई और बहन में कौन प्रधान है? कि दोनों पद प्रधान है? दोनों पद प्रधान है। तो जब दोनों पद प्रधान होंगे तो और बीच में और का लोप होगा, तो उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। नाउ जिस समास में दोनों पद समान हो, जिस समास यानी समस्त पद में दोनों पद
प्रधान हो या समान हो, समान या प्रधान, दोनों का महत्व बराबर है, प्रधान हो उसको ये कहते हैं। और इसमें योजक का लोप हो जाता है, योजक जोड़ने वाली चीज का इसमें और का लोप होता है। योजक यानी जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला क्या है, और का लोप हो जाता है। लोप का मतलब ओमिशन हो जाता है। जैसे कि अन्न जल, तो अन्न जल में कौन सा समास है, तो अन्न और जल, और इसका विग्रह करो इस समास का, यह है भाई आप, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका विग्रह तो करिए। अन्न और जल, इसका विग्रह क्या हुआ, अन्न और जल। अच्छा, तो अमीर गरीब, इसका भी विग्रह करिए। तो क्या मतलब ये दोनों शब्द क्या प्रधान है कि कोई ज्यादा इसमें वजनदार है? तो ठीक है, तो अमीर और गरीब, माता पिता जैसे बताया, तो माता पिता सूर्यांश ने बताया, तो इसका क्या हुआ विग्रह, माता और तो विग्रह, और का लोप है तो वो नहीं लगाओगी, तो विग्रह क्या करोगी, क्या वही लिख दोगे फिर से? ठीक है। इसी तरीके से भाई बहन हमने आपको बता दिया, आशा निराशा, ठीक है, आशा निराशा, होप एंड होपलेसनेस, दैट इज आशा, और इसके बीच में इस तरीके से हाइफन लगा रहता है, तो आशा और निराशा, ये चीज है, तो ये चीज है, ठीक है। अब इसी तरीके से जीव जंतु, जीव और जंतु, बोलिए क्या, अच्छा, तो जीव और जंतु हो गया कि नहीं? द्वंद्व समास समझ में आ गया कि दोनों समान होते हैं, नर नारी। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा, जबकि इसमें फ्लोरा का मतलब जीव जंतु हैं, ये पौधे होते हैं वैसे, पौधे और जंतु, तो ऐसे कहा जाएगा। अब देखो कि ये तो हमने बात कह दिया कि अब दूसरा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है कि पहला शब्द जो बिल्कुल अव्यय हो, उसमें कभी भी कुछ बदले ना, अव्ययी भाव बता रहा हूं, अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब जिसे विकृत न किया जा सके, जैसा वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, विकृत नहीं कर सकते हो, विकृत न किया जा सके, तोड़ा मोड़ा ना जा सके, बिल्कुल बदला ना जा सके बिल्कुल, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, तो इसमें प्रतिदिन, तो प्रति को बदल सकते हो क्या, दिन से है, प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन, क्या विग्रह क्या हुआ, या लिखो प्रत्येक दिन या हर एक दिन, तो यहां जो प्रति है वो क्या है, क्या अव्यय है? प्रत्येक दिन या हर एक दिन, हर
एक दिन। अच्छा, प्रति व्यक्ति तो क्या हुआ, हर एक व्यक्ति। क्या ये प्रति एक ही जैसा आता है जहां भी आता है, क्या ये हर एक बन के आता है? बोलो। सर इसमें क्या होता है? मतलब प्रति यहाँ पर एक अव्यय है। अव्यय का मतलब ये शुरू में लगता है, लेकिन ये जो जैसा है ये बिल्कुल वैसा ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे उपसर्ग में आपने देखा था कि अधा से अधोगति हो गया था, क्या वो बदल गया था? अधोगति से अधोगति। तो प्रत्यय वो होते हैं जिनमें बिल्कुल बदलाव ना किया जा सके, जैसे हैं हम वैसे ही रखो, तो उसको कहते हैं कि प्रति व्यक्ति। आजीवन है उपसर्ग की जगह ही आ रहा है, लेकिन क्या आ को बदल पाओगे? आजीवन तो यानी आजीवन का मतलब क्या है? जीवन भर, भर। तो इसी तरीके से आजन्म, पूरे जन्म तक। तो यहाँ पर ये बदला नहीं जा सकता, ये अव्यय है। इसी तरीके से यथाशक्ति का मतलब क्या है? शक्ति के अनुसार। हाँ, शक्ति के अनुसार, जितनी भी शक्ति है पूरा लगा दो, शक्ति के अनुसार। लेकिन यथा जहां भी आएगा ऐसा ही आएगा, यथाशक्ति। यथा संभव, मैं यथा संभव प्रयास करूंगा, जितना संभव हो सकेगा, संभावना के अनुसार होगा, तो यथा संभव है। इसी तरीके से भर पेट, तो भर किसी चीज में लग जाए तो भर पूर। तो भर पेट का मतलब पेट भर कर, है ना? तो यानी पूरा भरा हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो भी चीज होंगे वहां पर ऐसे ऐसे होगा। जैसे बेकाम, बेमतलब। तो बे जहां लग जाए तो बिना मतलब के, तो ये बे यहाँ अव्यय है, भर यहाँ अव्यय है, यथा यहाँ अव्यय है। ये तो हमारा अव्ययी भाव समास हो गया कि जिसमें इस तरीके का हो। अब यहां पर देखो कि बहुव्रीहि समास, तो जिसके लिए एक और नया शब्द आ जाता है ना, जिसके मतलब से एक और। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, कि पहला पद दूसरे पद से मिलकर, दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण कर दे, किसी नए शब्द का निर्माण कर दे, निर्माण करे या उसकी ओर संकेत करे। जैसे अगर मैं कहूं कि एक दंत, तो उसका मतलब क्या है? गणेश जी। हाँ, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो एक दंत क्या? हाँ, त्रिनेत्र। जिसके हैं, जिसका है एक दांत, वो कौन है बताओ? दांत। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नया शब्द क्या बना? गणेश। अच्छा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह त्रिनेत्र, तीन नेत्र हो जिसके, एक भ्रकुटी पर भी है त्रिनेत्र। तो तीन आंख हैं जिसकी, तो हाँ शिव। ऐसे और क्या बताया? तो
त्रिमुखी कौन है? तीन मुख किसके हैं? हाँ, तीन मुख हैं जिसके, जिस दशानन, ये बात सही है। दशानन 10, जिसके जितने फेस हो, तो 10 चेहरे हैं जिसके, तो ठीक है। नाउ 10 मुख है जिसके, 10 चेहरे होंगे तभी तो 10 मुख होंगे। जिसके 10 आनन हैं तो वो कौन हुआ? रावण। ये चीज हो गया। और कोई? नीलकंठ, बोलो नीलकंठ किसका गला नीला है? किसने समुद्र का विष पिया था? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो नया शब्द बनना चाहिए ना। अगर पिकॉक बनाना है तो फिर वो उसके लिए हम तत्पुरुष समास करेंगे, उसका अलग है। तो इसी के दो अर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन नीलकंठ जब हम कहते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं? कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, तो वहाँ नीलकंठ शब्द भी आता है। तो यहाँ नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव। तो ये बताइए, गजानन, हाँ मुरलीधर भी है। गजानन का मतलब क्या है? कि हाथी जैसा चेहरा है जिसका, मुख है जिसका, हाथी सा मुख है जिसका, तो वो गणेश हो गए। और मुरलीधर, तो मुरलीधर में क्या होगा? मुरलीधर। कृष्ण थे, उन्होंने एक दिन में एक कला की कितना, जैसे 64 कलाएं होती है तो उन्होंने एक दिन में एक कला की कितना? 16 कलाएं होती हैं, तो वो उनको 16 कला वाला माना जाता है, जबकि राम को 12 कला वाला माना जाता है। तो मुरली धारण किए है जो, मुरली धारण किए, जैसे अलग अलग नृत्य कला है, तो जीवन की जो अलग अलग चीज़ें हैं, मौन, ध्यान एक कला है। तो अलग अलग, जैसे शांत रस, वीर रस, ऐसे हम लोग देखते हैं कि नहीं, रौद्र रस, तो जीवन की ये सब कलाएं हैं। तो जितनी भी कलाएं हैं जीवन में जिस तरीके से, तो वो सारी कलाएं उनमें मौजूद थी। मुरली धारण किए हैं जो, वो कौन है? सर्वश्रेष्ठ यादव वासुदेव कृष्ण। तो कृष्ण कर दें। तो इस तरीके से हमने तीसरा समास देख लिया। तीसरा समास कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। तो अब हम अगले समास की ओर चलते हैं। नाउ अब देखिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें बाद वाला पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है। उत्तर का क्या मतलब होता है? क्या बाद वाला पद प्रधान है और प्रथम पद गौड़ है। प्रथम पद गौड़ का मतलब उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ, प्रथम पद गौड़ है। तो ऐसा हो तो उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद गौड़ है। 64 कलाई तो होती है, 64 कलाई तो होती है। हाँ ठीक है, 64 होती हैं। आप मानोगे नहीं ना, तभी तो इसीलिए बताता नहीं हूँ आपको कुछ। मैंने ये अभी नेट पे भी देखा था। तो अच्छी बात है, 64 है तो ठीक है ना। अब ये देखो, इतनी बात हो गई ना। इसमें उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद गौड़ है। अब जैसे देखिए, रसोई घर, तो इसमें क्या चीज मुख्य है? क्या वो घर है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रसोई ज्यादा महत्वपूर्ण है? ठीक है, रसोई के लिए घर। तो यहाँ मुख्य क्या है बताओ? रसोई
के लिए घर। तो मुख्य क्या है? अगर रसोई बोल दो तो महत्वपूर्ण है कि घर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? घर, घर के होने से ही तो रसोई के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये घर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अभी बताते हैं, अभी बता रहे हैं। और ये रसोई के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जैसे आगे देखिए कि ऐसे ही जैसे अगर अकाल पीड़ित, तो मुख्य क्या है? कि वो पीड़ित है कि मुख्य अकाल है? पीड़ित है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाल से पीड़ित, तो उसकी मदद करनी चाहिए। अकाल से पीड़ित, तो मुख्य पद क्या हुआ बताइए? पीड़ित इसमें मुख्य पद है। ऐसे ही रोग मुक्त, तो मुख्य क्या है? वो किसी न किसी चीज से तो मुक्त हुआ। बोलो, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, ये मुख्य पद हो गया। अच्छा, हस्तलिखित क्या मुख्य है बताइए? लिखा, बात सही है कि लिखित मुख्य है, चाहे हस्तलिखित हो चाहे मुद्रित हो, लेकिन लिखित है। तो हाथ से लिखित, लिखा हुआ भी लिख सकते हो, तो लिखित पद यहाँ मुख्य है। नाउ सूर रचित, सूर रचित का मतलब क्या है? तुलसी रचित, जिसे सूर ने लिखा हो, जिसे तुलसी ने लिखा हो, तो सूर दास द्वारा लिखा। तो जो उनके द्वारा लिखी गई रचना है, तो रचित मुख्य है कि नहीं? सूरदास द्वारा रचित लिख दो, लिखा ना लिखो, जो होता है वही लिखा जाता है। तो क्या लिखें? रचित, तो रचित मुख्य है। इसी तरीके से तुलसी द्वारा रचित, तो आप ये देख रहे हैं कि मुख्य पद कौन सा है बताइए? गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तो उन्होंने किसी चीज के लिए आग्रह किया, ये महत्वपूर्ण है कि सत्य के लिए आग्रह महत्वपूर्ण है? सत्य के लिए नहीं, आग्रह महत्वपूर्ण है। सत्य के लिए आग्रह, कि मुझे ये चीज चाहिए, आग्रह, आग्रह किया, नहीं तो चुप बने रहते, न बोलते कुछ। हवन सामग्री क्या महत्वपूर्ण है? सामग्री, फिर वो चाहे किसी भी चीज की सामग्री हो, तो हवन के लिए सामग्री। तो यहाँ सामग्री महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से माल गोदाम क्या मुख्य है? गोडाउन है, जहां पर माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, तो यहाँ गोदाम महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ठीक है, आप देखें कि ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में जहां पर बातचीत होती है, जैसे ग्राम पंचायत, तो क्या गांव की पंचायत? बोलो, तो वहां पर पंचायत हो रही है, यानी एक तरीके की बातचीत हो रही है, फैसले हो रहे हैं, तो पंचायत है। अगली बात है कर्मधारय समास। हाँ, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, विशेषण का मतलब है वो विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, विशेषता। और दूसरा है जिसकी विशेषता बताई जाए, बताता है। और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य का क्या मतलब है?
जिसकी विशेषता बताई जाए। जा रही हाँ, बताई जाए, तो ये चीज होती है। जैसे अगर मैं कहूं अध पका, तो कैसा पका है? आधा आधा पका हुआ। तो अब ये पके हुए की विशेषता क्या है? क्या ये विशेषण है? कैसा पका है? तो उसने कहा अध पका, और ये विशेष्य है। क्या इसी की विशेषता बताई जा रही है? ठीक है। जैसे एक कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। अच्छा, कुबुद्धि, अगर मैं कहूं कि बुरी है बुद्धि जिसकी, तब तो रावण हो जाएगा। लेकिन बुरी है जो बुद्धि, तब तो अलग बात हो जाएगा। तो कुबुद्धि का मतलब है बुरी है जो बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। तो यहां पर ये देखो, यहां बुद्धि की विशेषता बताई जा रही। अच्छा, फिर से देखो, नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, तब तो मोर हो जाएगा कंठ। तो नीला है जो कंठ, तब तो यहां पे है। और नीला है कंठ जिसका जब कह दोगे, तब शिव हो जाएंगे। दोनों जगह नीलकंठ हैं, लेकिन हम किस अभिप्राय से बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अलग है। अगर आप ऐसे कर दें नीला है कंठ जिसका, तब क्या हो जाएगा? बच्चा वो भी सर सही होगा ना। हाँ वो भी, लेकिन आपको वहाँ क्लियर करना पड़ेगा। फिर ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। और ये यहाँ पे क्या है बताइए? क्या कर्मधार है कि कर्मधारे में कंठ की विशेषता बताई गई है, और कोई मतलब नहीं। नीले कंठ वाला, नीली गर्दन वाला, बस और कुछ नहीं है। उसकी विशेषता बता दी जाती है। का पुरुष, का पुरुष का मतलब क्या है? कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष। तो पुरुष की विशेषता बताई गई कि नहीं? ये विशेषण है कि नहीं? और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। ऐसे ही बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। कौन सी गाड़ी? बैल द्वारा चलित गाड़ी। गाड़ी की विशेषता है कि नहीं? कैसी गाड़ी है? बैल खींच रहे हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? सफेद कपड़ा है जिसका, सफेद कपड़ा जो पहनता हो। गाड़ी ना, हाँ, तो गाड़ी। और इस तरीके से श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, तो सफेद है जो अंबर। बात समझ में आई? अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर यानी वस्त्र। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने आपको सभी समास बता दिए हैं। ठीक है, इतना ही रखिए, बाकी देख लीजिए। और कौन सा बचा है? 6 हैं। 1 मिनट, जस्ट, हाँ, आ, 5 ही हैं, इतने ही हैं। छठा देख लेना कौन सा है, इसमें 5 ही दिए। ये देखो, हाँ, इसको भेज देंगे आपके पास। हाँ, अभी भेज देंगे।